नमस्कार। किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं किसान समाचार की सुर्खियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की। कहा, तालाब स्वच्छ कर पशुओं और सिंचाई के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। 15 अगस्त तक देश भर में 50,000 और हरियाणा में 8,000 बनाएंगे तालाब। गहराई वाले तालाबों में करवाया जाएगा मछली पालन। इफ्को ने उर्वरक की कीमतों में नहीं की बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के भाव में बढ़ोतरी के बावजूद इफ्को ने उर्वरक की कीमतों में नहीं की बढ़ोतरी। पिछले साल की तरह सभी प्रकार के उर्वरकों का मूल्य रहेगा समान। जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाना केंद्र सरकार का लक्ष्य। खादी ग्रामोद्योग जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है काम। मधुमक्खी पालन के लिए स्थानीय लोगों से आगे आने का किया गया आह्वान। उत्तर भारत सहित देश के अधिकांश राज्यों में पड़ रही है प्रचंड गर्मी। आंशिक राहत की खबर। मौसम विभाग ने कहा, अगले कुछ दिन तापमान में 4 से 5 डिग्री तक रहेगी गिरावट। किसान भूमि की नमी को देखकर फसलों की करें सिंचाई। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त तक देश भर में 50,000 तालाब और हरियाणा में 8,000 तालाब बनाएंगे। किस प्रकार हम अपने पानी को बचा सकें, जमीन के पानी को कैसे सुरक्षित रख सकें, दोहन जमीन से पानी का कम से कम करें, रिचार्जिंग ज्यादा से ज्यादा करें और जो हमारे आम जीवन के अंदर पानी का जो उपयोग करते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ पानी, यानी एक प्रकार से हमारा जो डिस्चार्ज वाटर होता है या हमारा जो गंदा पानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो सफाई के बाद वर्षा के कारण से तालाब भर जाते हैं, तो हर जगह पर इसकी चिंता करते हुए आज इस अभियान की शुरुआत की गई है, वो है अमृत सरोवर योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाब के पानी को स्वच्छ करेंगे ताकि वो पशुओं के पीने के काम आए और सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। पानी को बचा सकें, जमीन के पानी को कैसे सुरक्षित रख सकें, दोहन जमीन से पानी का कम से कम करें, रिचार्जिंग ज्यादा से ज्यादा करें और जो हमारे आम जीवन के अंदर पानी का जो उपयोग करते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ पानी, यानी एक प्रकार से हमारा जो डिस्चार्ज वाटर होता है या हमारा जो गंदा पानी जिसको हम कह सकते हैं कि जो सफाई के बाद वर्षा के कारण से तालाब भर जाते हैं, तो हर जगह पर इसकी चिंता करते हुए आज इस अभियान की शुरुआत की गई है, वो है अमृत सरोवर योजना। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुछ जगहों पर तालाबों की गहराई काफी ज्यादा है, ऐसे में मछली पालन का कार्य भी शुरू करवाया जा रहा है। बहुत तालाब और ऐसे हैं जहां गहराई पानी की अच्छी है और वहां पर हम फिशिंग का यानी मछली पालन का काम भी शुरू करा रहे हैं ताकि लोग उसको भी अपनी आजीविका में ला करके और मछली पालन का भी काम वो कर सके। तो आज के इस पवित्र कार्य के अंदर मैं लोगों से अपील करता हूं कि सब इसमें सहयोग करें। सबका साथ, सबका विकास। खरीफ सीजन 2022 शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के भाव में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी इफ्को ने वर्ष 2022 में खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी प्रकार के उर्वरकों का मूल्य समान रहेगा। इफ्को के अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में काफ़ी वृद्धि के बावजूद भी देश में कीमत को स्थिर रखा गया है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष P&K आधारित उर्वरकों के मूल्य को स्थिर रखने के लिए कंपनियों को भारी सब्सिडी देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 के खरीफ सीजन के लिए 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी, जो इस वर्ष के खरीफ मौसम के दौरान लागू रहेगी। किसानों को इन दामों पर मिलेगा खाद। इफ्को ने वर्ष 2022 के लिए खरीफ सीजन के लिए रासायनिक उर्वरक का मूल्य जारी किया है। ये मूल्य उर्वरक के पैकेट पर लिखा रहता है। किसान इन दामों पर ही इस वर्ष अलग अलग खाद खरीद पाएंगे।
यूरिया की कीमत रहेगी 266.50 रुपये प्रति बैग, 45 किलोग्राम का ये बैग होगा। डीएपी 1350 रुपये प्रति बैग, 50 किलोग्राम का बैग होगा। और एनपीके 1470 रुपये प्रति बैग, और ये भी 50 किलोग्राम का बैग होगा। एमओपी की बात करें तो इसकी कीमत रहेगी 1700 रुपये प्रति बैग, और ये भी 50 किलोग्राम का बैग होगा। और आइए अब आपको बताते हैं, बिना सब्सिडी के अगर आप खाद खरीदते हैं तो विभिन्न प्रकार के उर्वरक का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी अधिक है। इसके कारण सरकार सीधे किसानों के द्वारा खरीदे गए उर्वरक के अनुसार कंपनियों को सब्सिडी देती है। यदि कोई किसान खुले बाजार में बिना सब्सिडी के ये खाद लेता है तो उसे जो दाम चुकाने होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। यूरिया 2450 रुपये प्रति बैग, 45 किलो का ये बैग होगा। डीएपी 50 किलो का बैग है, 4073 रुपये एक बैग की कीमत है। और एनपीके ये 3291 रुपये का बैग होगा, 50 किलो का ये बैग होगा। एमओपी अगर आप खरीदने जाएंगे तो 2654 रुपये का आपको बैठेगा, 50 किलोग्राम का बैग। देश में खरीफ और रबी सीजन में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। इन सभी फसलों के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। देश में रासायनिक खादों में सबसे ज़्यादा यूरिया का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2020-2021 के अनुसार देश में यूरिया की 350.51 लाख टन और डीएपी की 119.18 लाख टन, एनपीके 125.82 लाख टन और एमओपी की अगर हम बात करें तो इसकी 34.32 लाख टन की आवश्यकता थी। अगली खबर की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हनी मिशन कार्यक्रम के तहत मधुमक्खी पालन के लिए स्थानीय लोगों को आगे आने का आह्वान किया गया। खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को हीरानगर में आयोजित एक समारोह के दौरान हनी मिशन कार्यक्रम के तहत कठुआ और सांबा के सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी 23 महिलाओं और बीपीएल परिवारों के 65 कारीगरों सहित 80 प्रशिक्षित परिवारों को 800 मधुमक्खी के बक्से दिए। खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाना केंद्र सरकार का मुख्य लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर में मधुमक्खी पालन की पहल स्थानीय स्वरोजगार को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर में उच्च ऊंचाई सहित उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करने की क्षमता है। शहद जिसे प्रीमियम मूल्य पर बेचा जा सकता है। इसके अलावा बी वैक्स, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वेनम जैसे उत्पाद भी विपणन योग्य हैं। इसके चलते स्थानीय लोगों के लिए एक लाभदायक प्रस्ताव है। हनी मिशन के तहत देश भर में ग्रामोद्योग की ओर से 1,70,000 मधुमक्खी के बक्से वितरित हो चुके हैं। मधुमक्खी का सबसे अच्छा काम है जो हमारे युवा जितने भी है वो कर सकते हैं। अब एक गवर्नमेंट जो है खादी विभाग है, एक राशन कार्ड के ऊपर जो है मतलब 10 पेटी 10% चार्ज के ऊपर दे रही है। तो जवानों को, जो अपने नौजवानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें और मधुमक्खी का पालन करें ताकि वो अपनी बेरोजगारी को दूर कर सके। हनी मिशन देश का एक वो मिशन है जो किसानों की आय को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि किसानों की आय जो है डबल हो, और हनी मिशन के माध्यम से KVIC इस कार्य में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर जो देश का ताज है, जहाँ फ्लोरा फौना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, बहुत हाई क्वालिटी का अवेलेबल है, वहाँ के लिए हनी मिशन वास्तव में एक वरदान साबित हो रहा है। अभी KVIC ने लगभग 7,000 बी बॉक्सेस पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर बांटे हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो कुपवारा में हुआ था, जहाँ 2,300 बी बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वहाँ हाई एल्टीट्यूड हनी बन रहा है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और
इस फाइनेंशियल ईयर में भी हमारी कोशिश होगी कि कम से कम 5 से 7 हज़ार बी बॉक्सेस हमारे यहाँ किसान जो हैं जम्मू कश्मीर के उनको दिए जाएं, जिससे कि उनकी आय बढ़े, क्रॉस पॉलिनेशन से किसानों की आय बढ़े और उसके साथ साथ हाई क्वालिटी हनी का भी प्रोडक्शन हो। उत्तर भारत सहित देश के अधिकांश राज्यों में पड़ रही प्रचंड गर्मी व लू से आंशिक राहत की खबर है। भारत मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले कुछ दिन तापमान में 4-5 डिग्री गिरावट के बावजूद किसान भूमि की नमी को देखकर जायद की फसलों की सिंचाई करें। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारत मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. चिंतामणि से। दिल्ली और एनसीआर सहित संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी चल रही है। भविष्य में किस तरह इससे राहत मिलेगी और क्या मौसम का अनुमान रहेगा, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. चिंतामणि। जिस तरह से गर्मी का प्रचंड रूप मार्च से ही देखने को मिला, अप्रैल में भी गर्मी रही, अभी मई में भी गर्मी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, हालांकि कुछ राहत आंशिक तौर पर दिख रही है। किस तरह देखते हैं मौसम का आने वाले दिनों में अनुमान? नहीं, बिल्कुल जो मार्च और अप्रैल जो है वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल रहा। अगर उत्तर भारत का बात करें, मार्च तो हाईएस्ट था 122 ईयर्स में सारा इंडिया का टेम्परेचर एवरेज मैक्सिमम, और अप्रैल का भी उसी का रास्ता में रहा जो उत्तर भारत का मेनली वो भी हाईएस्ट रहा। और अगर हीट वेव डेज का बात करें या टेम्परेचर का बात करें, चाहे दिल्ली हो चाहे बहुत सारा स्टेशन जैसे राजस्थान का, और सभी ने देखा होगा कि बांडा कैसे उत्तर प्रदेश का 47.2 2 दिन रिपोर्ट किया है। सो 46-47 बहुत स्टेशन पे आया पिछले 4 दिन में। जो पिछले 4 दिन का जो स्पेल था सबसे ज़्यादा सीवियर था। लेकिन आज का जो हमें जैसे प्रेडिक्शन हम लोग किए थे कि सेकेंड में ऑनवर्ड जो है हीट वेव चला जाएगा, बिल्कुल उसी का रास्ता में चल रहा है। आने वाले दिनों में मई का और जून का महीना 2 महीने काफ़ी संवेदनशील रहेंगे गर्मी के मामले में, तो इस पश्चिमी विक्षोभ का कितना असर रहेगा मई जून में, और गर्मी का और जो लू का प्रकोप कितना देखा जाएगा? देखिए, जो अभी का जो पश्चिम विक्षोभ है ये हमारा सिस्टम है। अगर देखेंगे तो ये पीछे जो उपग्रह का चित्र, इसमें क्लाउड आ रहा है एक्चुअली। सो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 4-5 दिन थोड़ा थोड़ा क्लाउड रहेगा। लेकिन जो WD ऐसा होता है कि आगे इतना बोलना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। बट जैसे हमने तापमान मई का बताया, कल हमारा आया था मंथली फोरकास्ट, उसमें मेनली राजस्थान, पश्चिम राजस्थान का इलाका और गुजरात का कुछ इलाका में गर्मी का प्रकोप रहने का उम्मीद है। अगर बात करें कृषि और खेती किसानी की, खरीफ फसलों की बुआई का समय जुलाई का रहता है, मानसून की बारिश का भी किसानों को इंतजार रहता है। ऐसे में जिस तरह से प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़े किसानों को देखने को मिल रहे हैं, आम जनता को राहत नहीं मिल रही। ऐसे में किसानों के संदर्भ में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और जुलाई का जो फसलों की बुआई का समय उस वक्त बारिश कितनी होगी? देखिए, अभी जो अगर प्रेजेंट का बात करें, जो बहुत ज़्यादा तापमान है, तो इस संदर्भ में तो सिंचाई का ज़्यादा रहता है। मतलब आप ज़रूर उसको रखें अपने नज़र में कि कहाँ कहाँ कितना सॉइल मॉइस्चर है, क्या है। मई और जून महीने में बारिश का कुछ आंशिक अनुमान आपका जो मौसम विभाग का है कितना हो सकता है? देखिए, मई का जो है हम लोग दिए 109% ऑल इंडिया, यानी जो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो ज़्यादा है ये मेनली पूर्व भारत और सेंट्रल इंडिया का है। थंडरस्टॉर्म रेन जो होता है काल वैशाखी पूर्व भारत में ये रहेगा। तो अप्रैल कंडीशन से मई कंडीशन ये जो इलाका है अच्छा है। तो ये थे भारत मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. चिंतामणि, जिनका मानना कि मई और जून के महीने में मौसम में एक और जहां पश्चिमी विक्षोभ के चलते उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, वहीं आने वाले दिनों में आंशिक तौर पे गर्मी में राहत और लू के थपड़ों में कमी देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन विजेंद्र रावत के साथ किसान समाचार के लिए मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। श्रम दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। ई पेंशन पोर्टल से राज्य के 11.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना है। उनमें से लाखों को पोर्टल से लाभ मिलेगा। ये डिजिटल, पेपरलेस और कैशलेस है। आज मई दिवस है। श्रम के महत्व को रेखांकित करने वाला और उसका सम्मान करने वाला दिवस, और आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय प्रदेश के विकास में के योगदान में लगाया है। तो मैं सबसे पहले आप सबको और प्रदेश के सभी उन श्रमिकों को, उन नागरिकों को, उन सभी कार्मिकों को जिनके श्रम से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है,
लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा है, उन सबको मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के पुंछ में लघु उद्योग का विभाग विभिन्न योजनाओं को चला रहा है। पुंछ का उद्योग विभाग लघु उद्योग इकाइयों के लिए लोगों की मदद कर रहा है, जिसकी बदौलत लोग छोटे पैमाने के उद्योग चला रहे हैं। इन इकाइयों के मालिक अपनी जिन छोटी इकाइयों से अच्छी कमाई कर रहे हैं, उद्योग विभाग यूनिट धारकों को ऋण भी प्रदान कर रहा है ताकि वो अपने उद्योग को अच्छी तरह से चला सकें। PMEGP के तहत 2021-2022 में अकेले जम्मू कश्मीर में 1,73,000 नए रोजगारों का सृजन किया गया, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। स्कीम में जितना भी हम लोगों तक पहुंच के उनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, वो हम करवाएं। यहाँ पुंछ में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं कि आप आएँ और ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें, और जिस सेक्टर में आप लोन लेना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे आप देखें यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा ज़ोर है, वुडन मैन्युफैक्चरिंग का है, इसी तरीके से नीटिंग टेलरिंग का है। यहाँ पे सक्सेसफुल यूनिट आप देखेंगे जो टेलरिंग के हैं, बेकरी मेकिंग का है। यहाँ पे एक यूनिक यूनिट आप देखेंगे जहाँ पे चिप्स बनते हैं एप्पल की, और ये वाहिद एक यूनिट है यहाँ पे। इसी तरीके से आप देखेंगे टाइल मेकिंग का है। स्कूल एजुकेशन के लिए हमने लोगों को इनकरेज किया है कि एजुकेशन सेक्टर जो है इसमें काम करो। मंत्री मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से यंग एंटरप्रेन्योर्स और जितने भी छोटे उद्योग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कई तरह की स्कीमें निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत जो युवा हैं जो रोज़गार को लेकर अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं, उनको तरह तरह की स्किल्स के लिए डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग कराई जा रही है, लोन दिए जा रहे हैं और उन पर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज दी जा रही है, जिससे जो युवा वर्ग है वो अपनी जो रोजी रोटी है उसका हासिल भी कर सकता है। और युवाओं में भी इसको लेकर काफ़ी जो है उत्साह है, और इस तरह के प्रोग्राम हम चाहते हैं कि ये आगे भी आएँ ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। और आइए अब बात मौसमी खेती की। देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में गेहूं, सरसों, चना और मटर की कटाई की जा सकती है। यहाँ के मध्यवर्ती इलाकों में खीरा, भिंडी, हल्दी और फ्रेंच बीन की बुआई आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसान फूल गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, मूली, पालक और गाजर की बुआई कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और दूसरे उत्तरी राज्यों में सब्जियों की सिंचाई समय समय पर करते रहें। मध्य प्रदेश के मालवा पठारी इलाके में चना, चारा फसलों, ग्वार, मक्का और बाजरे की बुआई की जा सकती है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग की भी समय समय पर सिंचाई करें। साथ ही जो किसान अभी तक मूंग नहीं बो पाए हैं, वो जल्द से जल्द इसकी बुआई पूरी कर लें। बैंगन और भिंडी के खेतों में कीटों का खतरा है, बचाव के लिए वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में चना और ज्वार की कटाई कर लें। साथ ही कपास की चुनाई और मिर्च की तोड़ाई का काम भी कर सकते हैं। बिहार के अररिया और सीतामढ़ी जिलों में मूंग की बुआई कर लें। राज्य के कछारी इलाके में चारे के लिए मक्का, बाजरा और ग्वार की बुआई की जा सकती है। वहीं असम के बाढ़ प्रभावित निचले हिस्सों में बाओ धान की उन्नत किस्म बो लें। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा।
इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और आइए अब आपको दिखाते हैं खास खबरें। जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ आज निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि ये 4 मई से 9 मई तक आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। एलआईसी आईपीओ 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का प्राइस बैंड 902 रुपये से लेकर 949 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। एलआईसी ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपये प्रति शेयर की छूट दी है। पॉलिसी धारक श्रेणी में 60 रुपये प्रति शेयर की छूट मिलेगी। प्रत्येक शेयर का फ्लोर प्राइस उसकी फेस वैल्यू का 90.2 गुना होगा। इसी तरह प्रत्येक शेयर का कैप प्राइस उसकी फेस वैल्यू का 94.9 गुना होगा। सरकार एलआईसी में 22 करोड़ 13 लाख शेयर बाजार में उतारकर अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेच रही है। कोरोना की रफ्तार देश भर में एक बार फिर तेज होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,157 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2,723 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.70% दर्ज किया गया, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.07% है। वहीं देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 19,500 है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 189 करोड़ 23 लाख से अधिक कोरोना टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,02,000 से अधिक टीके लगाए गए। असम के शिवसागर जिले में आज योग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पहले किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के विभिन्न आयामों को बढ़ावा देना है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। तो किसान समाचार में इस वक्त इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।